इधर कुछ दिन एक लंबा गैप हो गया हम लोग के साथ, आपके साथ, तो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था मेरा वीडियो। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के कारण थोड़ा उधर बच्चे लोग का प्रिपरेशन कराने में थोड़ा समय लग गया, तो हम थोड़ा आपसे वीडियो के साथ मिल नहीं पाए। लेकिन अब हम यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करना शुरू कर दिए हैं, तो अब आपके पास इधर रेगुलर आपके पास वीडियो पहुँचता रहेगा। आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा था एम करीम का, फिर से हमने उसे स्टार्ट कर दिया है। पीछे हमने करवाया था रिलेटिव वेलोसिटी तक का, और अब आपको इंटेंशन ऑफ मोशन से आपको मिलना शुरू होगा। और हमारा ये जो है एकदम पूरा, अभी आपको हम 11th का करवा रहे हैं, ऐसे इंटेंशन ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, अब कहीं आप में कोई इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखेगा। तो हम पूरा जब 11th मेरा फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर 12th पूरे बुक का हम आपको सोल्यूशन इसमें आपको करके देंगे, और इससे आप हेल्प ले सकते हैं घर बैठे। और नया जो बच्चा आपका 11th में, जैसे कोई आपका भाई या इस तरह से कोई है पहचान का, तो आप उसे भी बता सकते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम में दिक्कत होता है बनाने में एम करीम में, तो आप इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोफिशिएंट मास्टरमाइंड जो मेरा YouTube चैनल है, इसके माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर अगर आपका अगर सहयोग मिला तो फिर एम करीम के सोल्यूशन के बाद हम लोग फिर AC वर्मा के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि AC वर्मा के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो थोड़ा समझने और में बनाने में दिक्कत है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम अगर करेंगे भी तो फिर उसका भी पूरा रेगुलर करके देंगे आपको AC वर्मा का भी। लेकिन पहले भी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एम करीम का, तो पहले एम करीम का ही आप देखिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगे कि हाँ मेरे काम का है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए भी, जो लोग बच्चे नए 11th क्लास में इस बार एडमिशन लेंगे, 10th एग्ज़ाम के बाद 11th में जाएंगे, कि अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। थैंक यू। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे रिलेटिव वेलोसिटी, अब स्टार्ट करें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद। पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कि ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक 15 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम समझ लेना चाहिए कि एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो निकालना है इसमें कि देन कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्लॉक, बताओ कि इस पर कितना फोर्स काम करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग का मास इंटू एक्सीलरेशन, और जो कि भी 0 आ चुका है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू 0। तो दूसरा सवाल है इसी का कि इन द अबव क्वेश्चन इफ द ब्लॉक गेट्स एन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या था सवाल कि 15 किलोग्राम के ब्लॉक को वेलोसिटी कांस्टेंट दिया गया था, और अगर किताब के हिसाब से हम देखें तो 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया था। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन 0, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू 0। दूसरा सवाल में इसी 15 किलोग्राम के ब्लॉक को वेलोसिटी नहीं दिया गया है, बल्कि एक्सीलरेशन दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो निकालना है फोर्स, तो इस तो आसान है, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो हो जाएगा 45 न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं तीसरा सवाल है कि बॉडी ऑफ मास 16 kg, ये बॉडी है जिसका मास 16 kg है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया। इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद इस 16 kg ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वह 100 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। आफ्टर इट हैज ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ऐसा हुआ है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, बताओ कि इस बॉडी पर कितना एवरेज फोर्स काम किया। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जहां मास लिखा हुआ है 16 kg, बात रहा है एक्सीलरेशन का। तो हम लोग चलते हैं मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन से। कभी वेलोसिटी 0 था, फिर बाद में हो गया 100, कितना चलने के बाद 200। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस फार्मूला के आधार पर कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, और s के जगह 200। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as,
तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हो गया ये 400, ये हो गया 100 और फिर गुना 100 और बटा 400 इज इक्वल्स टू ए। तो 00 कटेगा तो आएगा यहाँ से 25। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये एक्सीलरेशन 25 है तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 और 25 किया हुआ अभी है 400 न्यूटन। इस तरह से आ जाएगा फोर्स बराबर 400 न्यूटन। इसी में सवाल है चौथा नंबर इसी से कि इन द अबव क्वेश्चन इन व्हाट टाइम इट विल एक्वायर द वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लगा था इसे 0 से 100 को गेन करने में। तो हम लिखेंगे v मतलब 100 इज इक्वल्स टू u प्लस a का मतलब 25 और t यहाँ से पता चल जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 से 100 हुआ होगा। तो चौथा सवाल था ये। पांचवा सवाल है कि देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास 40 kg, एक 40 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का बल इस पर लगाया गया है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द ब्लॉक विल एक्वायर ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ये स्टार्टिंग अभी 0 से है तो बताइए कितना समय के बाद इस 40 किलोग्राम के ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वह 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अभी अगर वेलोसिटी 0 है तो कितना समय बाद, समय निकालना है कि कितना समय के बाद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हम पहले ये समझ लें कि 60 न्यूटन का जो बल है 40 किलोग्राम के बॉडी पर लगा है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बटा मास। इससे आएगा 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का एक्सीलरेशन। अब निकालना है टाइम, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। v इज इक्वल्स टू u प्लस a की जगह 1.5 और t। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 30 बटा 1.5 बराबर 20 सेकेंड। ये आंसर है हम लोग का 20 सेकेंड। सवाल नंबर 6 लिखा है स्प्रिंग बैलेंस इज केप्ट हॉरिजेंटली, इट्स टू एंड्स आर पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम, देन व्हाट विल बी इट्स रीडिंग। इस सवाल को समझने लायक है। जैसे मान लिया जाए कि एक स्प्रिंग बैलेंस ऐसा, जैसे हम लोग मतलब गैस तौलने वाला मशीन जो देखते हैं, समझ लो कि उसी तरह का एक मशीन है गैस तौलने वाला, जिसमें रीडिंग लिखा होता है कितना किलोग्राम इस तरह से बीच में। तो हम लोग जब मान लिया जाए कि गैस तौलते हैं मतलब, तो गैस एक मतलब मान लिया मतलब स्प्रिंग बैलेंस है गैस तौलने वाला मशीन जिसमें स्प्रिंग लगा होता है। तो एक तरफ हम पकड़े होते हैं और एक तरफ मान लिया गैस को लटका कर कैसे उठाते हैं। तो गैस अगर मान लिया जाए कि 15 किलोग्राम का सिलेंडर है तो 15 किलोग्राम फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे। और हम अगर यहाँ से उठाए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ भी 15 किलोग्राम महसूस हो रहा है। इसका मतलब 15 किलोग्राम इधर भी लग रहा है, 15 किलोग्राम नहीं, 15 किलोग्राम के वेट के बराबर, 15 किलोग्राम के वेट के बराबर फोर्स यहाँ भी लग रहा है और 15 किलोग्राम के वेट के बराबर यहाँ भी लग रहा है। तब जाके मशीन बताता है कि यहाँ 15 किलोग्राम का है। ऐसा नहीं समझ सकते हम लोग कि मान लें कि बेटिंग मशीन है और हम ऐसे सिर्फ पकड़े हुए हैं और 15 किलोग्राम सिर्फ नीचे ही लग रहा है इसीलिए 15 बता रहा है। ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ नीचे ही 15 किलोग्राम का जो सिलेंडर वो लटका दिया जाए और ऊपर से पकड़ा नहीं जाए तो रीडिंग नहीं बताएगा। मतलब हम लोग 15 किलोग्राम के सिलेंडर में मतलब कि स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे फंसा करके ऐसे ऊपर मतलब की ओर उठाते हैं, तो यहाँ भी फोर्स लगता है 15 किलोग्राम के वेट के बराबर। यहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं और वहाँ भी लगा रहे हैं, तब जाकर ये बैलेंस बताता है 15। ऐसे भी आप अगर मान लिया जाए कि कोई उस तरह का जो गैस तौलने वाला मशीन है उसको आप हाथ में लें और दोनों तरफ से खींचें, तो दोनों तरफ से आप खींचेंगे, एक तरफ से खींचेंगे तो रीडिंग देगा ही नहीं। एक तरफ पकड़ना बहुत जरूरी है, एक तरफ पकड़ेंगे और एक तरफ से खींचेंगे। तब अगर मान लिया जाए कि आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं 5 किलोग्राम के वेट के बराबर, मतलब जितना 5 किलोग्राम का वेट होता है उतना फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, तो ये फोर्स यहाँ सिर्फ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ भी लग रहा है 5 किलोग्राम के वेट के बराबर। इसका मतलब दोनों तरफ से जो हम 5 किलोग्राम के वेट के बराबर जब खींचेंगे तभी जाके मशीन बताया कि 5 किलोग्राम है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि स्प्रिंग बैलेंस इज केप्ट हॉरिजेंटली, स्प्रिंग बैलेंस रखा हुआ हॉरिजेंटली, इट्स टू एंड्स आर पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम, मतलब 5 किलोग्राम के वस्तु का जितना वजन है उतना बल दोनों तरफ से लगाया गया।
देन व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, तो बताओ इसका रीडिंग क्या होगा। तो 5 किलोग्राम के बराबर लगाएं तो 5 किलोग्राम के वजन के बराबर ही बताएगा। तो ये मौखिक आंसर है इसमें एकदम कि 5 किलोग्राम के अगर मतलब कि जितना वस्तु का भार है 5 किलोग्राम का, उतना ही बल अगर दोनों तरफ से लगाया जाए तो इसका रीडिंग भी 5 किलोग्राम के वेट के बराबर ही आएगा। अगर 10 किलोग्राम के बराबर हम लोग फोर्स लगाते तो 10 किलोग्राम के वेट के बराबर बताता। तो सवाल आसानी था कि स्प्रिंग बैलेंस इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, इट्स टू एंड्स आर पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम, जितना 5 किलोग्राम की वस्तु का भार होता है उतना ही बल से दोनों तरफ खींचा गया, पुल किया गया। देन व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, तो बताओ कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा। तो 5 किलोग्राम के बराबर खींचें तो 5 किलोग्राम के भार ही बता पाएंगे, इसे लिखा आंसर है 5 किलोग्राम वेट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग। 10 ग्राम का मतलब ही हम समझ लें कि 10 बटा 1000 तो केजी में कन्वर्ट हो गया। 10 ग्राम इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 10 ग्राम को हम लोग 10 ग्राम में ही रहने देते हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर में इसमें आंसर आपका डाइन में है। 7 नंबर सवाल का आंसर डाइन में है, तो आंसर देख के हम पकड़ पा रहे हैं कि चूंकि डाइन सीजीएस यूनिट है इसलिए यहाँ ग्राम ही छोड़ देते हैं और यहाँ सेंटीमीटर ही छोड़ देते हैं। ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, ऐसे टेबल पर रखा हुआ है जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि पूरा का पूरा सरफेस स्मूथ है। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन द टेबल, तो बताओ कि टेबल पर कितना फोर्स लगाएगा। तो टेबल पर तो फोर्स लगाएगा ही mg, और m का मतलब 10 ग्राम और g का मतलब 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह जाएगा 9800 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 9800, और इसका मान आ जाएगा डाइन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोलते हैं डाइन, इसका मतलब होगा 9800 डाइन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा कि बॉडी ऑफ मास 45 kg इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 45 kg का एक ब्लॉक है जो एक समान वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर 4 सेकेंड। फिर क्या हुआ, इस पर एक फोर्स लगाया गया, लगातार 4 सेकेंड तक इस पर एक फोर्स लगाया गया। एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। और कुछ समय के बाद मतलब 4 सेकेंड के बाद पाया गया कि इस 45 किलोग्राम का ब्लॉक का वेलोसिटी पीछे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड है। इसका स्टार्टिंग हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड से, और 4 सेकेंड के बाद पाया गया कि इसका वेलोसिटी पीछे 2 मीटर पर सेकेंड है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोर्स पीछे लग रहा होगा। तब तो इसका वेलोसिटी 10 से घटते 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 0 हुआ होगा, और 0 हो जाने के बावजूद भी फोर्स लगता ही रह गया होगा पीछे। इस कारण से कुछ समय के बाद ये पीछे चलना शुरू कर दिया होगा। तो सवाल है कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, बताइए कि एक्सीलरेशन क्या है। हमको समझ में आ रहा है कि इसमें एक्सीलरेशन निकालना है। फोर्स लगाया गया होगा, ये बात तो कंप्लीट है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, क्योंकि 10 का स्पीड 2 हो गया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स को पीछे लगा रहा होगा। तब तो ये 10 घटते 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 0, और जब 0 हो भी गया होगा स्पीड, तब भी फोर्स लगता ही रह गया होगा पीछे, तब जाकर ये उल्टा डायरेक्शन में वेलोसिटी धर लिया होगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज -2 और इनसे वेलोसिटी इज 10 और टाइम इज इक्वल टू 4। चूंकि एक्सीलरेशन पूछ रहा है इसलिए हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगर डिसीलरेशन पूछता तो माइनस लगाते, चूंकि सवाल पूछ रहा है एक्सीलरेशन, तो हमारे हिसाब से मान के बनाना है कि प्लस है, v बराबर u प्लस at लगाना है। एक्सीलरेशन में डिसीलरेशन वाले सवालों में लगाते हैं हम लोग माइनस, तो -12 इज इक्वल्स टू 4a, तो a इज इक्वल्स टू -3। एक्सीलरेशन होगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसे पूछे कि डिसीलरेशन कितना होगा तो बोलेंगे +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब का आंसर है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 द एयर फ्रॉम ए होल इन ए बैलून। एक बैलून है, इसमें एक होल है, इस बैलून में एक होल है। The air from a hole in a balloon escapes with uniform rate 4 मीटर पर सेकेंड।
इससे हवा बाहर निकल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। इफ द बैलून कंटेन्स 10 ग्राम एयर, इसमें जो हवा है 10 ग्राम मतलब 10/1000 kg। एंड इफ इट श्रिंक्स कंप्लीटली, जिस तरह से हवा जब बाहर निकलते जाएगा इसका साइज घटता जाएगा, एक समय तो पूरा का पूरा ही सिकुड़ चुका होगा, और ऐसा होने में इसे 2.5 सेकेंड लगते हैं, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। देन कैलकुलेट द मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून, तो बताएं कि बैलून पर जो मीन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। चूंकि आंसर हमारा डाइन में है, इसलिए हम फिर यही बात आपको दोहरा दें कि 4 मीटर पर सेकेंड को क्यों ना लिखा जाए 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 10 ग्राम को 10 ग्राम ही छोड़ दिया जाए। और हम एक फॉर्मूला आपको लिखाए थे, फोर्स इज इक्वल्स टू V dm बाई dt। V dm बाई dt ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। फोर्स बराबर होता है एक m dv बाई dt, और एक होता है फोर्स बराबर V dm बाई dt। दोनों का एक ही मतलब है कि फोर्स बराबर d mv बाई dt। m कांस्टेंट है तो m बाहर निकालो, v कांस्टेंट है तो v बाहर निकालो, बाकी हो गया मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे फॉर्मूला है F इक्वल टू V dm बाई dt, और v का मान 4 मीटर पर सेकेंड को हमने बदल लिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और dm का मान 10 ग्राम और dt का मान 2.5। तो ये 2.5 और ये 10 4 बार का कटेगा, और सीजस मात्रक में ये भी है और सीजस मात्रक में ये भी है। इसका मतलब आंसर डाइन में आएंगे तो 4 और 400 कोई मिलाकर आएगा 1600 डाइन। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, 2 ब्लॉक M एंड N, 2 ब्लॉक है M और N ऑफ मास 8 kg एंड 4 kg आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दिख रहा है इसे अरेंज किया गया है, और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जहां फ्रिक्शन नहीं है वहां रखा हुआ है, और यहां पर एक फोर्स लगाया गया है 6 न्यूटन का। इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट ब्लॉक ड्यू टू विच दे मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जिस कारण से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहे हैं। तो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, बताना है कि M और N के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। जब 6 न्यूटन लगाएगा M पर तो फिर M लगाएगा N पर, तभी तो चल रहे होंगे। तो बताना है कि M ने N पर कितना फोर्स लगाया। अगर सिंपल अगर हम निकालना चाहें तो बहुत आसान भी तरीका है, ये आप ऐसे समझें कि M और N तो साथ साथ ही चल रहा होगा, इसलिए इसको एक ही ब्लॉक क्यों ना मान लिया जाए। 8 किलोग्राम और 4 ग्राम बराबर 12 किलोग्राम, और 12 किलोग्राम में 6 न्यूटन, इस तरह से एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा आपका 6/12 बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों का ये पूरा का पूरा सिस्टम 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। इसका मतलब ये भी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा होगा, और इसको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलने के लिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब 4 इंटू 0.5 बराबर 2 न्यूटन। इसका मतलब इसे 2 न्यूटन फोर्स चाहिए। इसका मतलब है कि M इस पर कितना लगा रहा होगा 2 न्यूटन। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि M के द्वारा जो फोर्स N पर लगा वो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 0.5 बराबर 2 न्यूटन। आप ऐसे बना सकते हैं कि M और N पूरे कंप्लीट ही बढ़ी है, तो 8 4 12 कीजिए हो गया, 6 न्यूटन लग रहा है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन हुआ। और अगर ऐसा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये भी चल रहे हैं 0.5 से और ये भी चल रहे हैं 0.5 से, तो 0.5 से अगर ये चल रहे हैं इसका मतलब पक्का है कि 4 गुने 0.5 बराबर 2 न्यूटन लगना चाहिए। अगर सिचुएशन को गौर से देखा जाए तो इस 4 किलोग्राम के बॉडी पर 2 न्यूटन फोर्स लगा होगा, और इधर 8 किलोग्राम के बॉडी पर कितना लग रहा था 6 न्यूटन। लेकिन इस 8 किलोग्राम के बॉडी पर कितना फोर्स लगना चाहिए, तो 8 इंटू 0.5 बराबर 4 न्यूटन, जबकि लग रहा है 6। इसका मतलब है कि 2 न्यूटन यहां भी लगा होगा, तब तो एक्शन के बराबर यहां रिएक्शन मेंटेन होगा, पूरा का पूरा बैलेंस। इसका मतलब है कि इस पर आप 6 लगाते होंगे तो इस पर 2 लगाता होगा, तो 2 इस पर तो 2 इस पर, तो ये बैलेंस हो जाता होगा 6 माइनस 2 बराबर 4, और 4 किलोग्राम का 4 न्यूटन का फोर्स, 8 केजी का बॉडी, एक्सीलरेशन 0.5, 2 न्यूटन फोर्स, 4 केजी का बॉडी, इसका भी 0.5। ऐसे ही बना सकते हैं। या तो इसको आप इस ढंग से कीजिए
अलग अलग शुरू में ही कर दीजिए कि यहाँ 8 kg है, यहाँ 4 kg है, यहाँ फोर्स लगाए हैं 6 न्यूटन, तो इस पर लगाया होगा, मान लिया जाए कि F, यदि इस पर F लगाया होगा तो इसका मतलब भी इस पर F लगाया होगा। हम लगाए इस पर 8 की जगह पर 6, तो फिर इस पर लगाया होगा, माना कि फोर्स F है, अगर इस पर F तो इस पर F रिएक्शन के बदले रिएक्शन दिया होगा। अब इसका बात साफ साफ है कि अगर इसका एक्सीलरेशन A है तो इसका भी एक्सीलरेशन A ही होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक हटा हुआ और दोनों साथ साथ ही चलेंगे। अब दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, 6 - F = 8A। यहाँ लिखेंगे 6 - F = 8A और यहाँ लिखेंगे F = 4A। इस तरह से F खत्म, तो 6 बराबर आ जाएगा 12A, A बराबर आ जाएगा 6/12 बराबर 1/2 और यही A का मान फिर यहाँ पुट कर देंगे 1/2, तो F = 4 और A की जगह 1/2 बराबर 2 न्यूटन। इस तरह से आप बना सकते हैं आंसर। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। कि 3 blocks A, B, C, each of mass 10 kg. 3 blocks A, B, C, (10 kg, 10 kg और 10 kg) और यहाँ फोर्स लगा है 5 न्यूटन are kept on a smooth horizontal surface as shown. The block is pushed by a force 5 Newton. Then calculate acceleration of each block. एक्सेलरेशन निकालना तो बेहद आसान है। जब तीनों ब्लॉक साथ साथ ही चलेंगे तो 10, 20, 30 और यहाँ है 5, तो 5 हो गया फोर्स, कुल बॉडी का मास हो गया आपका 30 kg, तो एक्सेलरेशन बराबर 5/30, 5/30 1/6। इससे निकाल सकते हैं आप एक्सेलरेशन। लेकिन हम इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से, ये तो पहला मेथड से हो गया, हम एकदम पार्ट बाय पार्ट वाला पार्ट करके दिखा रहे हैं, समझिए इसको। यहाँ लगा 5 न्यूटन, तो ए भी इस पर कुछ फोर्स लगाया होगा, मान लिया इस पर लगाया F1, तो इसको भी मिला होगा F1 भाई। अगर इस पर लगाया होगा F2 तो इसको भी मिला होगा F2। ये लगाया 5 न्यूटन, इस पर लगा, इस पर ये लगाया, इस पर F1, ये लगा इस पर F2। जब ये लगा इस पर F2 तो इसका डायरेक्शन मिलेगा F2 इधर, ये लगा इस पर F1, इसका डायरेक्शन मिलेगा इधर F1। तो तीनों बॉडी साथ साथ चलना ही चलना है। अगर इसका एक्सेलरेशन A तो इसका भी A और इसका भी A। तो यहाँ से लिखेंगे 5 - F1 = 10A, क्योंकि 10 किलोग्राम का था। यहाँ लिखाएगा F1 - F2 = फिर से 10A और वहाँ लिखाएगा सिर्फ F2 = 10A और F1 और F2 कैंसिल, तो 5 = 30A, A बराबर 5/30 बराबर 1/6। ऐसे आप डायरेक्ट समझ रहे थे कि 1/6 होगा, 5/30, वही आसान था। लेकिन वो एक्सप्रेशन निकालना आसान था, लेकिन फिर वहाँ से इसके बीच का फोर्स निकालने में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता। अब है कि एक्सप्रेशन निकालने में दिमाग लगा चुके हैं तो फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप F2 जानना चाहते हैं तो F2 = 10 × 1/6, ये आंसर आ जाएगा। अगर आप F1 नहीं जानना चाहते हैं तो लिखेंगे कि F1 - F2 = 10A, A का मतलब 1/6, इसका मतलब F1 = F2 + 10/6 और F2 खुद है 10/6, इसलिए F1 हो जाएगा 10/6 + 10/6, इसलिए F1 = 20/6। इस तरह से आपका निकल गया F1 और F2। खैर हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला निकालना था आपका एक्सीलरेशन, जो आपका आंसर आएगा 1/6। तो पहला आंसर है एक्सीलरेशन। दूसरा आंसर है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए।
ब्लॉक ए पर कुल फोर्स कितना लगा, तो ब्लॉक ए पर लगने वाला कुल फोर्स है 5 माइनस F1, इसलिए पहला आंसर तो आएगा 1/6 क्योंकि एक्सीलरेशन निकालना था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। दूसरा आंसर आएगा 5 माइनस F1 का मान अपना रख लेना यहाँ से 20/6, तो आ जाएगा 5 माइनस F1 नेट फोर्स। इस पर कुल फोर्स क्या लगा, तो 5 नहीं लगा, 5 इधर से लगा, F1 इधर से, 5 माइनस F1। अब तीसरा सवाल है द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन है, F1, तीसरा आंसर F1 होगा। चौथा द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी, F2, तो चौथा आंसर आपका F2 होगा। सब पता है आपको, F1 भी पता है और F2 भी पता है, मान रखिएगा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, एक ही जैसा ब्लॉक, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ मास 0.6 kg, ऑफ मास 0.6 kg, ऑफ मास 0.6 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, यह देखिए स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। दे मूव ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिर वही बात, स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम पूरा चिकना सतह है और ये पूरा का पूरा सिस्टम जा रहा है इधर F बल लगाने के कारण, और ये पूरे चल रहे हैं सब के सब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो कैलकुलेट F एंड टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, बताओ F का वैल्यू क्या है और 80 में टेंशन क्या है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही इस पर F बल लगेगा तो E इसको खींचेगा और E इसको खींचेगा, E इसको खींचा मान लिया टेंशन T1 से और E इसको खींचा मान लिया टेंशन T2 से, तो एक्शन रिएक्शन के कारण अगर E से खींचा T1 से, इसे रोकेगा T1 से, E खींचा इसे T2 से, T रोकेगा इसे T2 से। तब वहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो F माइनस T1 इज इक्वल टू 0.6 इंटू ए का वैल्यू 4। यहाँ से लिखना चाहें तो T1 माइनस T2 बराबर 0.6 इंटू 4, और यहाँ से लिखना चाहें तो T2 बराबर 0.6 इंटू 4, और यहाँ से T1 और T2 कैंसिल, तो F इज इक्वल टू 0.6 इंटू 4 का मतलब 2.4, 2.4 3 बार मतलब 7.2 न्यूटन। अब बात रहा टेंशन का, तो करना क्या है, T2 इज इक्वल्स टू पता ही है पहले से ही 2.4 न्यूटन, टेंशन 0.6 इंटू 4 2.4 न्यूटन। अगर T1 निकालना हो तो T1 इज इक्वल्स टू कर लीजिए T2 प्लस 2.4 और T2 खुद है 2.4, 2.4 प्लस 2.4 4.8 हो गया। इस तरह से टेंशन भी आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज पुल्ड, इसे खींचा जा रहा है बाय ए रोप, एक रस्सी के सहारे से खींचा जा रहा है जिसका मास स्मॉल m है, ऑन ए फ्रिक्शन लेस टेबल, फिर वही बात, कहीं फ्रिक्शन है नहीं। इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द रोप, एक तरफ कितना फोर्स लग रहा है F, देन कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, बताओ कि रोप ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया। समझ लें दोनों अलग अलग ब्लॉक हैं, रस्सी एक ब्लॉक हो गया और ये दूसरा ब्लॉक हो गया, दोनों मान लो एक बारीक तार से जुड़ा हुआ एकदम जिसमें कोई वजन नहीं है, तो ये M हो गया और ये M हो गया, यहाँ फोर्स लगा F। वास्तव में जब इस पर फोर्स F लगता होगा तो इस पर बल लगाता हूँ, मैंने ई लगा, इस पर फोर्स हम F लगाए तो इस पर फोर्स लगाता होगा। थोड़ा हम इसके बीच में जो क्या हो रहा है इसको थोड़ा अच्छा से दिखाने के लिए अलग अलग कर लिए कि ई इस पर फोर्स लगाया मान लिया जाए T, इसका मतलब पक्का है कि जब इस पर लगाया T तो इसको रोकने के लिए इस पर लगाया होगा T, और दोनों चूंकि ज्वाइंट हैं इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही होगा, अलग होने का बात ही नहीं। तो यहाँ से लिखाएगा F माइनस T इज इक्वल्स टू MA,
और यहाँ से लिखाएगा T इज इक्वल्स टू एम ए, F माइनस टी, ये फोर्स इसका है, F माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, और इस पर लग रहा है सिर्फ T, तो T इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब F इज इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू ए। इस तरह से आप ऐसी रिलेशन लाइए तो A इज इक्वल्स टू एफ बटा एम प्लस एम। और इसमें निकालना क्या हम लोग का, लेकिन T निकालना है। बताओ कि रस्सी ने इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, T निकालना है। तो T इज इक्वल्स टू एम ए, और A इज इक्वल्स टू एफ बाई एम प्लस एम। तो आ गया आंसर ही, एम एफ बाई एम प्लस एम।